जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों की फर्स्ट क्लास है फॉर दी चैप्टर गवर्नमेंट बजट। आज से हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज गवर्नमेंट बजट। तो अपनी बुक में एक बार जल्दी से गवर्नमेंट बजट वाले टॉपिक पे आ जाइए। स्टूडेंट्स, ये जो पूरा चैप्टर है आपका गवर्नमेंट बजट का, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। द रीजन बीइंग कि गवर्नमेंट बजट के ऊपर बहुत आसानी से और ऑलमोस्ट हम आपको बता देंगे कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको प्रिपेयर भी करना होगा। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है। ठीक है, रेडी ऑल ऑफ यू? शुड वी स्टार्ट? गवर्नमेंट बजट। आज की क्लास में इसको हम लोग सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में कुछ और चीजों को प्रैक्टिस करेंगे और एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज इसकी हम लोगों की क्लास नंबर 1 है। स्टूडेंट्स, बजट क्या होता है? तो बजट एक एस्टिमेट होता है। मतलब ये पास्ट का होता है कि फ्यूचर का होता है? फ्यूचर का होता है। तो बजट इज एन एस्टिमेट फॉर फ्यूचर। ये किस चीज का एस्टिमेट हुआ कि हमारे कितने रिसीप्ट्स होंगे और कितना कितना एक्सपेंडिचर होगा। इट इज एन एस्टिमेट ऑफ द रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। कितना रिसीप्ट कितना एक्सपेंडिचर, इसके एस्टिमेट को हम लोग गवर्नमेंट बजट कहते हैं। तो गवर्नमेंट बजट किसके रिसीट और किसके एक्सपेंडिचर का होता होगा? गवर्नमेंट का। अच्छा, ध्यान से सुनना। ये हम लोग हमेशा या यूजुअली एक फाइनेंशियल ईयर के लिए निकालते हैं। तो गवर्नमेंट बजट इज फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब हो गया 1 अप्रैल टू 31 मार्च। एक बार लिखते हैं, गवर्नमेंट बजट इज एन एस्टिमेटेड it is a statement of estimated receipts and expenditure of the government. Estimated receipts and expenditure of the government for a financial year. ठीक है, सुनना ध्यान से। इंडिया में जो बजट प्रेजेंट किया जाता है, इट इज प्रेजेंटेड एवरी ईयर ऑन 1 फरवरी। तो इंडिया में कब बजट प्रेजेंट करते हैं? 1 फेब। हम इसको फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रवरी भी कह सकते हैं। हो सकता है 1 फेब को कोई हॉलीडे हो तो उस दिन नहीं प्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन यूजुअली 1 वर्किंग डे ऑफ फेब्रवरी को ही बजट प्रेजेंट किया जाता है। बजट इज प्रेजेंटेड इन इंडिया। इंडिया में बजट प्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, इंडिया में बजट कौन प्रेजेंट करता है? बाय फाइनेंस मिनिस्टर। कौन है इस समय हमारी फाइनेंस मिनिस्टर? श्रीमती निर्मला सीतारमन। श्रीमती निर्मला सीतारमन। तो बजट इज प्रेजेंटेड ऑन 1 वर्किंग डे ऑफ फेब्रवरी। बाय whom? बाय दी फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, आगे देखिएगा। जो बजट है, जो कि प्रेजेंट किया जाता है ऑन 1 फेब 2023, जैसे इस बार 1 फरवरी 2023 में जो बजट प्रेजेंट हुआ था,
वो कौन से साल के लिए था? वॉज फॉर 2023-24, वो साल 2023-24 के लिए बजट था, यानी उसमें उसका एस्टिमेटेड रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर लिखा हुआ था। तो बजट क्या होता है? एक स्टेटमेंट है किस चीज का? एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट का फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। कब प्रेजेंट किया जाता है? 1 फरवरी को। कौन प्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। हमारे यहाँ की फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण। बजट प्रेजेंटेड on 1st February 2023 was for the upcoming year 2023-24। यहां तक बातें क्लियर थी? फिर इसके बाद पहले हमारे देश में क्या होता था? दो तरह के बजट्स आते थे। एक होता था रेलवे बजट, एक होता था यूनियन बजट। लेकिन रेलवे बजट और यूनियन बजट को कुछ साल पहले मर्ज कर दिया गया। कहा गया अलग अलग बजट नहीं रहेगा, एक ही बजट रहेगा। अच्छा, तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये यूनियन बजट की बात कर रहे हैं। स्टेट बजट अलग प्रेजेंट होता है, हर स्टेट का अपना एक बजट होता है, हर स्टेट की गवर्नमेंट अपना एक अलग बजट प्रेजेंट करती है। तो ये जो हम बजट कह रहे हैं ये कौन सा बजट है? यूनियन बजट है। समझ गए बात को? चलो, अब क्या होता है बजट में कि बजट के अंदर एक होता है आपका रिसीप्ट और एक होता है पेमेंट। एक होता है रिसीप्ट साइड और एक होता है पेमेंट या एक्सपेंडिचर। रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर हमारे बजट के दो हिस्से होते हैं, एक होता है रिसीप्ट और एक होता है एक्सपेंडिचर। ये जो रिसीट्स होते हैं इनको दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। इट कैन बी अ रेवेन्यू रिसीप्ट और इट कैन बी अ कैपिटल रिसीप्ट। Similarly, expenditure can be a revenue expenditure or it can be a capital expenditure. It can be revenue receipt या capital receipt. Similarly, revenue expenditure या capital expenditure. रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होता है या कैपिटल रिसीप्ट क्या होता है? देखो, जब भी हमको कुछ पैसा रिसीव हो रहा है, जब भी हमको कुछ पैसा रिसीव हो रहा है तो उसके बदले हमने कोई असेट बेचा होगा या खरीदा होगा? बेचा होगा, तब तो फिर पैसा आया। और अगर हमको कुछ रिसीव हो रहा है तो ये भी हो सकता है कि हमने उसके लिए कुछ बेचा नहीं, उधार पे लिया। यस और नो? तो उधार पे लिया मतलब लायबिलिटी इंक्रीज करेगा, बेचा यानी असेट डिक्रीज करेगा। तो अगर हम कहें कि हमें रिसीव हो रहा है तो हम क्या मान सकते हैं कि असेट डिक्रीज करेगा। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, यही आपका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि असेट डिक्रीज करेगा या लायबिलिटी इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर ये दोनों ना हो, neither any asset decreases nor any liability increases, then it is called as क्या? Revenue receipt. So it is a receipt of the government due to which neither any asset decreases nor any liability increases. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि सरकार को टैक्स मिला, मिला कि नहीं मिला? पैसा मिला, लेकिन उससे क्या उसकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई? क्या गवर्नमेंट की वो लायबिलिटी क्रिएट हो गई? नहीं। तो हम कहेंगे कि इट इज अ रेवेन्यू रिसीप्ट। जैसे गवर्नमेंट ने आपसे चालान पेनल्टी का पैसा लिया, तो क्या वो पेनल्टी लेने से सरकार की लायबिलिटी बन गई कि हमको वो उसके बदले कुछ ना कुछ देना ही है? नहीं। तो लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई या फिर असेट डिक्रीज नहीं हुआ, तो हम कहेंगे इट इज अ रेवेन्यू रिसीप्ट। सर कैपिटल रिसीप्ट कब होता है? कैपिटल रिसीप्ट तब होगा व्हेन देयर इज आइदर, कम ऑन स्पीक आउट, क्या? either any asset decreases, यानी कुछ बेच के पैसा आया, या फिर और any liability increases, यानी उधार से पैसा आया। टेक एन एग्जाम्पल,
अगर हम आपसे कहें कि हमने लोन मांगा और लोन लेकर के मेरे पास पैसा आया, हमने लोन मांगा और लोन लेकर के मेरे पास पैसा आया, तो फिर ये क्या है? कैपिटल रिसीट। आपसे पूछा जाता है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनके बोर्ड एग्जाम्स में ये पूछा गया, एमसीक्यू के अंदर में इसी तरीके से सवाल एनटीए सीयूईटी के अंदर में भी फ्रेम कर सकता है कि बताइए, जैसे अगर एक कंपनी डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, गवर्नमेंट कंपनी डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, तो गवर्नमेंट कंपनी डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है मतलब गवर्नमेंट अपना हिस्सा बेच रही है। किसमें हिस्सा बेच रही है? कंपनी में। तो उससे जो पैसा इकट्ठा होगा, पहले बताओ वो रिसीप्ट हुई या एक्सपेंडिचर हुआ? रिसीप्ट हुई, पैसा आया, असेट गया। अब ये रिसीप्ट रेवेन्यू रिसीप्ट कहलाएगी या कैपिटल रिसीप्ट कहलाएगी? कैपिटल रिसीप्ट। क्यों? क्योंकि इससे असेट डिक्रीज हुआ। समझ में आई ये बात कि नहीं समझ में आई? बताओ, ये क्लियर था कि नहीं था? चलो नेक्स्ट, अगर हम कहें कि कोई एक्सपेंडिचर है, इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं, टैक्स। इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं, इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हम कहें कि एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर करने से असेट आएगा कि जाएगा? आएगा। या तो फिर अगर हम पैसा दे रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो कोई लायबिलिटी कम होगी। तो अगर हम कहें नाइदर, बताओ क्या असेट इंक्रीजेस या डिक्रीजेस? हाँ, इंक्रीजेस। एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन नाइदर एनी असेट इंक्रीजेस, कोई असेट बढ़ा भी नहीं और कोई लायबिलिटी घटी भी नहीं। ऐसा कौन सा खर्चा कर दिया सर आपने कि असेट भी नहीं आया, लायबिलिटी भी नहीं घटी? अरे जो रिकरिंग खर्चे हैं, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो क्या उससे कोई असेट आ जाता है? नहीं। कोई लायबिलिटी को चुकाती है? नहीं। अगर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का पैसा देती है तो क्या उससे कोई असेट खरीद लेती है? नहीं। क्या कोई लायबिलिटी चुकाती है? नहीं। लेकिन अगर गवर्नमेंट कोई एयरक्राफ्ट खरीदती है, अगर गवर्नमेंट कोई कंपनी खरीदती है, कोई जमीन जायदाद खरीदती है, कोई लोन चुकाती है, तो बताओ वो किस में आ जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो आ जाएगा अंडर द हेड कैपिटल एक्सपेंडिचर। Sorry, we can take the example of transfer payments. Yes, we can take the example of transfer payments by government. Transfer payments by government, जैसे गवर्नमेंट की दी गई स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट का दिया गया सब्सिडी, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। एक मिनट होल्ड करिएगा प्लीज, हम भी ज्वाइन करने की कोशिश करें, हम चार्ट नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं। यस, नॉट करेक्ट। ठीक, ओके, यस प्लीज टाइप यस इन द चैट सेक्शन अगर यहां तक आए तो।
तो नीदर असेट इंक्रीजेस नॉर एनी लायबिलिटी डिक्रीजेस, दिस विल बी कॉल्ड एज क्या, कैपिटल, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में बताओ क्या हो जाएगा, आइदर एनी asset increases, either any asset increases or any liability decreases। ठीक है, अच्छा हम आपसे अब एक सवाल पूछने वाले थे, जिसका जवाब अगर आप दे देते हैं तो इसका मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बताइएगा, अगर गवर्नमेंट अपना लोन रिपे कर रही है तो दिस इज लोन रिपेड बाय गवर्नमेंट, हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट लोन के ऊपर का इंटरेस्ट पे कर रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, समझे, इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लोन रिपेड बाय द गवर्नमेंट। सर इंटरेस्ट पेड ऐसा क्यों है, क्योंकि इंटरेस्ट पे करने से कोई असेट नहीं बढ़ता, कोई लायबिलिटी नहीं घटती, ये एक नॉर्मल खर्च है। लेकिन अगर लोन रिपेमेंट कर रहे हैं तो उससे लायबिलिटी कम हो जाती है। तो लोन रिपेड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, यस करेक्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड इंटरेस्ट पेड इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इज दिस क्लियर? चलो नेक्स्ट, ये हम लोगों ने सीखा कि बजट के 4 हिस्से होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसीप्ट, एक होता है कैपिटल रिसीप्ट, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब एक एक करके समझिएगा। हम लोग सबसे पहले रेवेन्यू रिसीप्ट्स के बारे में सीख रहे हैं। जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स होते हैं उनको हम 2 तरह से बांट सकते हैं, एक होता है टैक्स रिसीप्ट और एक होता है नॉन टैक्स रिसीप्ट। बोलो क्या क्या, टैक्स रिसीप्ट और नॉन टैक्स रिसीप्ट, टैक्स रिसीप्ट, नॉन टैक्स रिसीप्ट। अच्छा, टैक्स के अंदर में बहुत तरह के टैक्सेस होते हैं, टैक्सेस में बहुत तरह के टैक्सेस होते हैं, जिसमें से हम जो मेजरली जानते हैं दैट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। क्या फर्क होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच? The burden of direct tax cannot be shifted, whereas burden of indirect tax can be shifted. इसका burden cannot be shifted, इसका burden can be shifted. To whom? To ultimate consumer. अच्छा, डायरेक्ट टैक्स में आज के समय में जो बचा रह गया एक मेजर डायरेक्ट टैक्स, जैसे पहले आप लोग सुनते होंगे अलग अलग तरह का गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब सुनते थे। गिफ्ट टैक्स जिसको गिफ्ट मिलता है बहुत बड़ी वैल्यू का, वेल्थ टैक्स आपकी वेल्थ के ऊपर लगता था। अब ये सब कोई बहुत ज्यादा टैक्सेस रह नहीं गए। आज के समय जो मेजर टैक्स रह गया है दैट इज इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है मेनली? इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स जो मेजर रह गया वो 2 ही रह गए, एक है जीएसटी और एक है कस्टम। क्या क्या है? जीएसटी और कस्टम, जीएसटी एंड कस्टम। जीएसटी किस पे लगता है? जीएसटी किस पे लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स बनाया तो पहले लगता था एक्साइज ड्यूटी, अब क्या लगता है? जीएसटी। गुड्स बेचा तो पहले लगता था वैट, अब क्या लगता है? जीएसटी। और अगर सर्विसेज दिए तो पहले लगता था सर्विस टैक्स, अब उसकी जगह भी क्या लगता है? जीएसटी। तो पहले जो एक्साइज ड्यूटी और वैट और सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी किस पे लगता था? मैन्युफैक्चरिंग। सर्विस टैक्स किस पे लगता था? सर्विसेज। वैट किस पे लगता था?
सेल्स। तो इन सब को मिला करके एक बना दिया गया क्या, जीएसटी। कस्टम किस पे लगता है बताओ, कस्टम को हम लोग कस्टम ड्यूटी भी कहते हैं। कस्टम ड्यूटी किस पे लगती है, प्लीज आंसर। एक्सपोर्ट, यस, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, मेनली इंपोर्ट्स पे लगता है, एक्सपोर्ट पे तो कम ही लगता है, इंपोर्ट्स पे लगता है कस्टम ड्यूटी। अच्छा, डायरेक्ट टैक्सेस को हम लोग कहते हैं इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। ये प्रोग्रेसिव इन नेचर, प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब हायर इनकम के ऊपर हायर टैक्स लगता है, हायर इनकम के ऊपर हायर टैक्स लगता है। जैसे आपको पता होगा कि जो 2.5 लाख तक कमाते हैं उनके ऊपर 0 टैक्स है, 2.5 लाख से 5 लाख तक की कमाई पे 5% टैक्स है, 5 से 10 की कमाई पे 20%, और 30 से ज्यादा की कमाई पे 30% का टैक्स लगता है। यानी जो ज्यादा कमाता है वो ज्यादा टैक्स पे करता है। तो इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब होता है हायर टैक्स रेट ऑन हायर इनकम। हायर टैक्स रेट ऑन हायर। और इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग कहते हैं कि इट इज रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव इन नेचर होने का मतलब होता है कि जो हायर इनकम है उसके ऊपर में लोअर टैक्स नहीं। रिग्रेसिव इन नेचर का मतलब होता है कि चाहे कोई सी भी इनकम हो, कोई सा भी वैल्यू हो, सेम अमाउंट ऑफ टैक्स, सेम टैक्स रेट ऑन एवरीवन इज रिग्रेसिव। सर रिग्रेसिव कैसे, अब मान लो आप भी दे रहे हो 18% का टैक्स और कोई बिलियनेयर है वो भी 18% का टैक्स दे रहा है, तो ऐसे तो ये न्याय है, लेकिन अगर देखा जाए तो अन्याय है, क्योंकि सर वो तो ज्यादा दे सकता था, उससे ज्यादा ले लिए होते, है ना। इसीलिए कई बार क्या किया जाता है कि जो लग्जरी गुड्स होते हैं उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, 28% का टैक्स लगाया जाता है। लेकिन जो आम तौर पे गुड्स है उन पे 18% का टैक्स है। तो 18% का टैक्स तो हम कह सकते हैं कि सबके ऊपर है, चाहे कोई सा भी ग्रुप ऑफ पीपल हो, सबको यही टैक्स पे कर रहा है। तो देयरफॉर इट इज रिग्रेसिव इन नेचर। तो रिग्रेसिव का मतलब ये मत समझिएगा कि हायर इनकम के ऊपर लोअर टैक्स और लोअर इनकम के ऊपर हायर टैक्स। इट मींस imposing same tax rate on everybody, हर किसी के ऊपर सेम टैक्स रेट लगाना इज कॉल्ड एज रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। समझ गए। हम लोग कई बार समझते हैं प्रोग्रेसिव का उल्टा रिग्रेसिव, ऐसा नहीं है। रिग्रेसिव में सेम टैक्स रेट हर किसी के ऊपर लगाते हैं। समझ गए। इट मींस imposing same tax rate on everyone। ठीक है। ये अब एक और पॉइंट सुनना जो कि आपको आगे जाकर के भी सीखना है। जो डायरेक्ट टैक्स होता है, जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो डिफ्लेशन लेकर के आएगा, यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा। समझना कैसे, अगर महंगाई है तो महंगाई का एक कारण क्या है, यानी इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन का एक कारण है ओवर स्पेंडिंग, ज्यादा खर्च करना। और खर्च को अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम लोगों की इनकम को कर्टेल करना चाहेंगे, उसको कम करना चाहेंगे। और इनकम को कर्टेल यानी कम करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने खर्च को कम करेंगे, यानी सॉरी लोगों के खर्च को कम करेंगे, उनकी इनकम को कर्टेल करेंगे। इनकम को कर्टेल करने के लिए टैक्सेस को बढ़ाया जाता है। क्या करेंगे, टैक्सेस को बढ़ाएंगे। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्स इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्स हेल्प्स टू कंट्रोल। क्या कंट्रोल करता है ये, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। इट हेल्प्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन।
लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दो तो इनडायरेक्ट टैक्स तो गुड्स की वैल्यू में जुड़ता है, तो सीधा सीधा उसका दाम बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? भैया पहले 5% था, पहले 0% था, अगर आपने 5% टैक्स लगा दिया उस पर, तो पहले 100 का सामान 105 का सीधा सीधा हो जाएगा, तो सीधे सीधे महंगाई बढ़ गई ना। तो इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्स, इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीजेस क्या चीज? इन्फ्लेशन। क्या आपने इसको लिख लिया? इसको जल्दी से लिख करके मेरे को डन बताइएगा। डन। चलो, ये डिफरेंस था किसके किसके बीच? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट। ये कौन से रिसीप्ट्स थे? टैक्स रिसीप्ट्स। अच्छा, इसके अंदर में हमने आपके साथ इसके अंदर में हमने आपके साथ प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स को अलग से डिस्कस नहीं किया, उसका मतलब हमने आपको यहीं नीचे ही लिखवा दिया, ठीक है। नॉन टैक्स रिसीप्ट समझिएगा कौन कौन से होते हैं। नॉन टैक्स रिसीप्ट समझिएगा कौन कौन से होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है सबसे पहला होता है, ये कहां लिख रहे हैं और कहां आ रहा है? सॉरी। हाँ, नॉन टैक्स रिसीट्स में सबसे पहले आता है आपका लाइसेंस फीस। गवर्नमेंट को जो भी लाइसेंस फीस मिलती है वो क्या है बताओ? एक नॉन टैक्स रिसीट। फिर इसके अंदर में आता है अर्निंग फ्रॉम आपकी जो अर्निंग होगी, किससे अर्निंग होगी? अर्निंग फ्रॉम गवर्नमेंट कंपनीज यानी पीएसयू। पीएसयू के अंदर में क्या क्या आ गया? गवर्नमेंट कंपनी या डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। जैसे मान लो इंडियन रेलवेज अगर कमाई कर रही है तो उसकी कमाई क्या है? नॉन टैक्स रिसीप्ट, ठीक है। अगर इंडियन पोस्टल सर्विसेज कमाई कर रहे हैं तो वो पोस्टल सर्विसेज की कमाई क्या है? नॉन टैक्स रिसीप्ट। गवर्नमेंट की कंपनीज है, भेल गेल सेल, ये सब है ना, तो ये सब की अगर कमाई हो रही है तो ये सब क्या है? नॉन टैक्स रिसीप्ट, ठीक है। तो एक होता है लाइसेंस फीस। स्पेक्ट्रम फीस, स्पेक्ट्रम फीस जानते हो क्या होता है? जैसे मान लो जो टेलीकॉम लाइसेंस वगैरह के लिए रहता है, स्पेक्ट्रम फीस, लाइसेंस फीस। और क्या क्या? इसमें एक एस्चीट्स आता है। एस्चीट्स का मतलब क्या होता है? एस्चीट्स का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो अगर कोई मर जाए बिना किसी लीगल एयर के, जैसे एक्स पर्सन था, एक्स पर्सन मर गया बिना किसी लीगल एयर के, उसका कोई वारिस नहीं है, कोई वंशज नहीं है, तो इन दैट केस उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी किसकी हो जाती है? गवर्नमेंट की। तो इसका कोई नहीं होता, उसका सरकार होती है। इसका कोई नहीं है, उसकी सरकार। तो सरकार कहती है ये सारी प्रॉपर्टी हम ले लेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एस्चीट्स। तो लाइसेंस फीस, अर्निंग फ्रॉम पीएसयू, और क्या क्या? फाइन्स एंड पेनल्टीज। जो भी हम लोग फाइन्स एंड पेनल्टीज देते हैं वो भी सरकार के लिए क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट। अगर हम कहें कि इंटरेस्ट गवर्नमेंट देती है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बताओ, अगर इंटरेस्ट अर्न करती है, अगर इंटरेस्ट अर्न करती है तो फिर वो क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट। समझ गए? तो आपको जब ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन में दो प्रकार के ऑप्शन हो सकते हैं, एक टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट। क्या ये आपको क्लियर था कि टैक्स रिसीप्ट और नॉन टैक्स रिसीप्ट क्या होते हैं? क्लियर सबको? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट, अब अपनी बुक पे आ जाइएगा।
बुक पे आ जाइएगा, बुक ओपन करिएगा और ध्यान से देखिएगा साथ साथ में। गवर्नमेंट बजट is the statement that estimates receipts and expenditure of the government which runs from 1st April to 31st March. गवर्नमेंट बजट के ये 6 मेजर ऑब्जेक्टिव्स आपको बताए गए। इसमें से आपके लिए ये रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीएलोकेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये 4 आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें आपको समझना क्या क्या होता है, सुनना ध्यान से। गवर्नमेंट बजट बनाने के 4 मेजर ऑब्जेक्टिव, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। गवर्नमेंट बजट बनाने के 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो ये देखती है कि हायर इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप के बीच का जो गैप है उसको कम किया जाए। और वो कैसे करके कम करती है, जो हाई इनकम ग्रुप है उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाती है और जो लो इनकम ग्रुप है उसके ऊपर कम टैक्स लगाती है। हाई इनकम ग्रुप के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाती है और लो इनकम ग्रुप के ऊपर कम टैक्स लगाती है। तो ज्यादा टैक्स लगाएगी हाई इनकम ग्रुप के ऊपर तो उनकी इनकम थोड़ी कम होगी, और लो इनकम ग्रुप के ऊपर टैक्सेस कम लगाएगी या उनको कंसेशंस देगा, सब्सिडी देगा, तो इससे इनकी इनकम थोड़ी बढ़ेगी, तो इनके बीच का गैप हल्का कम होगा कि नहीं होगा, होगा। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इसका एक एग्जाम्पल प्रोग्रेसिव टैक्स है। प्रोग्रेसिव टैक्स, तो एक बार आपसे सवाल में पूछा गया था कि बताइए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के पीछे गवर्नमेंट का कौन सा ऑब्जेक्टिव है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के पीछे गवर्नमेंट बजट का कौन सा ऑब्जेक्टिव है? इट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो इसके अंदर में क्या करते हैं, हायर टैक्स लगाते हैं किसके ऊपर, ऑन हाई इनकम ग्रुप। अच्छा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी। क्या हुआ मेन ऑब्जेक्टिव, रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी को कम करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, इसका मतलब क्या होता है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वहां पे ज्यादा रिसोर्सेस को अप्लाई करना। तो देखो सरकार क्या करती है कि जो उसको लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए, उस पर सब्सिडी देता है, और जो कम इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा टैक्स लगाता है। तो रीएलोकेशन रिसोर्सेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सब्सिडी देना। क्या देना, सब्सिडी देना। किसको, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट गुड्स हैं, जो कि ज्यादा नेसेसरी गुड्स हैं, उनको सपोर्ट करना चाहता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर वो सब्सिडी दे रहा है, तो वो एक तरीके से रिसोर्सेज को क्या कर रहा है, रीएलोकेट। हो सकता है कि पहले वो रिसोर्सेज बाद बाकी ऑटोमोबाइल के ऊपर लगाता था, अब वो चाहता है कि हमारे रिसोर्सेज, हमारा पैसा कहां पे लगे, ईवी में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ क्या, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में एक पॉइंट आता है गिविंग सब्सिडी, गिविंग सब्सिडी। अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनना, विच इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। क्या नाम है इसका, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। अब देखो ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए कैसे काम करता है, ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए कैसे काम करेगा। अब मान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना, मान लो हमारी इकोनॉमी में डिप्रेशन का दौर है। डिप्रेशन का मतलब होता है कि इकोनॉमी में डिमांड उतनी नहीं है, लोगों की दुकानें खाली पड़ी हुई है, बिक्री नहीं हो रही, उसी को कहते हैं डिप्रेशन या मंदी का दौर। अब डिप्रेशन या मंदी का दौर है तो हम चाहेंगे खरीदारी बढ़े, यानी डिमांड बढ़े,
टू इंक्रीज द डिमांड, डिमांड को बढ़ाने के लिए सरकार क्या करती है, ज्यादा सब्सिडी देती है या ज्यादा लोन बांटती है या फिर लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन बांटेगी या फिर स्कीम्स निकालेगी, वेलफेयर स्कीम्स, इस तरीके से अलग अलग तरीके से करके सैलरी बढ़ा देगी लोगों की, अपने एम्प्लॉयज की। इस तरीके से वो इनकम को इंक्रीज करती है। इनकम को इंक्रीज करने से क्या होगा, वापस से डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने से वापस से क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक स्टेबल हो जाएगी, इकोनॉमी हमारी ग्रोथ आएगा इकोनॉमी के अंदर में। तो अगर हमसे कहा जाए कि गवर्नमेंट मान लो टैक्सेस को घटा रही है, डिप्रेशन का दौर है और डिप्रेशन के दौर से लड़ने के लिए गवर्नमेंट टैक्सेस को घटा रही है या नए स्कीम्स लागू कर रही है या फिर स्कॉलरशिप्स वगैरह दे रही है, तो ये सब क्या हो गया, सैलरी बढ़ा रही है, ये सब किसके अंदर में आ गया, डिप्रेशन से लड़ना या इन्फ्लेशन से लड़ना। इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए सरकार डायरेक्ट टैक्स बढ़ा रही है इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए, तो वो क्या लाना चाह रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। समझ गए? तो यहां पे लिखो, इसमें लिखना पड़ेगा गवर्नमेंट may take steps to control inflation या deflation, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन। यहीं पे लिखना टू कंट्रोल इन्फ्लेशन it makes a surplus budget सरप्लस बजट का मतलब समझते हो, जिसमें लेस एक्सपेंडिचर करे, मोर रिसीप्ट रखे, एंड टू कंट्रोल डिफ्लेशन, एंड टू कंट्रोल डिफ्लेशन वो क्या करेगा, टू कंट्रोल डिफ्लेशन क्या करेगा, बताओ। It will make deficit budget. To control deflation, it will make deficit budget. Deficit budget का मतलब क्या हुआ, more expenditure, less तो एक होता है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट का मतलब सरकार के पास पैसा आया ज्यादा, खर्च कम किया। अब सुनना मेरी बात को, जब भी इन्फ्लेशन होता है, महंगाई है तो हमें खर्च को कम करना है, एक्सपेंडिचर को कम करना है, डिमांड को कम करना है। डिमांड को कम करने के लिए गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम करेगा, तो उस केस में क्या बनाएगा, सरप्लस बजट। और अगर हम कहें कि डिफ्लेशन है, मंदी का दौर है, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या बनाएगा, डेफिसिट बजट। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर था ये, करेक्ट, डेफिसिट बजट। नेक्स्ट, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अच्छा, ये सवाल आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है, जानते हो कैसे करके पूछा जाता है, जैसे आपसे इसको ऐसे करके पूछा जाएगा कि देयर इज अ सिचुएशन ऑफ डिप्रेशन इन द इकोनॉमी, government has targeted to increase its subsidy या scholarship, through this which objective of government is being satisfied, गवर्नमेंट का कौन सा ऑब्जेक्टिव इससे पूरा हो रहा है, डिफ्लेशन है, इन्फ्लेशन है, जहां ये शब्द दिखाई दे तुरंत समझ जाना कि सरकार का कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी का। पकड़ लोगे ना,
हम आपको प्योरली एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करवा रहे हो, ठीक है। फिर अगला क्या है बताओ, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब ये प्रॉपर एलोकेशन एंड रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस लगभग वन और मोर सेम हो जाता है, ठीक है। बस प्रॉपर एलोकेशन के अंदर में भी हम लोग वही कहेंगे कि रीएलोकेशन में हम लोग कह रहे थे कि कहीं पे ज्यादा टैक्स लगाना और सब्सिडी दे देना कहीं पे। प्रॉपर एलोकेशन के अंदर में यही अलग अलग वेलफेयर प्लान्स बनाना, स्कीम बनाना कि किस सेक्टर में कितना कितना पैसा लगाना है। फिर एक पॉइंट होता है आपका जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना। और लास्ट में क्या, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, यानी किस कंपनी में किस अंडरटेकिंग में कितना पैसा लगेगा, इन सब चीजों का हिसाब किताब कहां पे बना लिया जाता है, गवर्नमेंट बजट, ठीक है। क्लियर है ये बात। तो शुरुआत की जो तीन मैंने हाईलाइट किए, चार भी नहीं, तीन जो मैंने हाईलाइट किए, इन्हीं तीनों में आपको कहीं ना कहीं चूज करने का मौका मिलेगा, ठीक है। Was this clear? In the live section, please answer, was this clear? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, दो प्रकार के गुड्स होते हैं, एक होता है पब्लिक गुड, एक होता है प्राइवेट गुड्स। पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स का मतलब क्या होता है? यस, पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स का मतलब क्या होता है? पब्लिक गुड्स का मतलब ऐसे गुड्स जो कि मार्केट के थ्रू अवेलेबल नहीं होते, दे आर नॉट मेड अवेलेबल थ्रू मार्केट मैकेनिज्म। हम इसको सरकारी गुड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन सरकारी गुड्स के अंदर में तो जैसे रेलवे भी आ गया, चलो रेलवे भी सरकारी सर्विस है, लेकिन ये तो मार्केट के थ्रू मिलता है। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं उन चीजों की जो कि मार्केट के थ्रू नहीं मिलते। जैसे मान लीजिए राशन पे मिलने वाला सामान, जो हमको राशन की दुकानों पे हम लोग उसको कंट्रोल शॉप्स कहते हैं, गवर्नमेंट रेगुलेटेड जो रेशन शॉप्स है उनकी बात कर रहे हैं। तो वहां पे जो मिलता है दैट इज नॉट मार्केट रेगुलेटेड, दैट इज गवर्नमेंट रेगुलेटेड। सिमिलरली गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज है या जो पब्लिक फैसिलिटीज है, जैसे कोई पार्क हो गया, कोई पीने का पानी हो गया, ये सब चीजें हो गई, ये सब जो पब्लिक फैसिलिटीज है, रोड्स हो गई, दे आर ऑल क्या, पब्लिक गुड्स। इसमें हो सकता है पब्लिक गुड्स फ्री हो सकता है कि पब्लिक गुड्स चार्जेबल हो। अधिकतर ऐसा होता है कि पब्लिक गुड्स फ्री होते हैं, रोड हो गया, पार्क हो गए, बाकी सारी चीजें हो गई, लेकिन कभी कभी ये चार्जेबल भी हो सकते हैं। फिर एक क्या होता है बताओ, प्राइवेट गुड्स, दोज गुड्स विच कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू क्या, मार्केट मैकेनिज्म, दे विल बी कॉल्ड एज प्राइवेट गुड्स। अच्छा, यहां पे एक टर्म लिखा हुआ है, दीज गुड्स आर नॉन रैवलरस। देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, दीज गुड्स आर नॉन रैवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। नॉन रैवलरस का मतलब समझते हो? नॉन रैवलरस का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि एक को मिला तो दूसरे को नहीं मिलेगा। अगर किसी पार्क में हम गए तो तुम नहीं जा पाओगे, तुम भी चले जाओगे। लेकिन मान लो एक कोई पर्टिकुलर शूज है, कोई पर्टिकुलर गाड़ी है, बाइक है, साइकिल है, अब वो एक बाइक एक साइकिल अगर हमने खरीद लिया तो वो तुम नहीं खरीद सकते हो, या तो हम खरीदेंगे या तो तुम खरीदोगे, हम दोनों में से कोई एक खरीदेगा, तुम दूसरा खरीद सकते हो, लेकिन हम दोनों सेम चीज नहीं खरीद सकते। लेकिन पब्लिक पार्क हम दोनों एक्सेस कर सकते हैं, यस और नो? पब्लिक लाइटिंग हम दोनों एक्सेस कर सकते हैं। तो दे आर नॉन राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब आप किसी को खरीदने से मना भी नहीं कर सकते हो, तो मल्टीपल लोग खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक खरीदा तो दूसरा नहीं खरीद पाएगा। और नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब आप किसी को खरीदने से मना नहीं कर सकते। तो दे आर नॉन राइवलरस। नॉन राइवलरस का मतलब, नॉन राइवलरस का मतलब क्या मतलब होगा इसका? दे कौन क्या कैन बी कंज्यूम्ड by multiple people
simultaneously. They can be consumed by multiple people simultaneously. तो ये क्या हो गया बताओ, पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स. नेक्स्ट नेक्स्ट, कितने टाइप के बजट होते हैं? कितने टाइप्स ऑफ बजट होते हैं? तो बेसिकली 3 टाइप ऑफ बजट होते हैं. एक होता है आपका सरप्लस बजट. सरप्लस बजट एक ऐसा बजट होता है जिसमें एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स ज्यादा होते हैं. क्या होता है इसमें? एस्टिमेटेड रिसीप्ट ज्यादा होता है. अच्छा, मैंने आपको सिखाया कि ऐसा बजट कब बनाया जाता है. बताओ ऐसा बजट कब बनाया जाता है? हाँ, इन सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन. यस, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. और एक होता है डेफिसिट बजट. डेफिसिट बजट का मतलब हो गया कि एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर. डेफिसिट बजट, डेफिसिट बजट का मतलब हुआ कि एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स. और तीसरा होता है बैलेंस्ड बजट. तीसरा क्या हो गया? बैलेंस्ड बजट. बैलेंस्ड बजट का मतलब क्या हुआ कि एस्टिमेटेड रिसीप्ट इज इक्वल टू क्या बताओ? एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर. एस्टिमेटेड रिसीप्ट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर. ठीक है, चल आगे सुना. अब हम लोग सीखने वाले हैं कि ये जो डेफिसिट बजट होता है, ये जो डेफिसिट बजट होता है, ये कई टाइप का हो सकता है. तो हम लोग सीखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट. कितने टाइप के बजट डेफिसिट होते हैं? इसमें सबसे पहला होता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट. क्या होता है सबसे पहला? रेवेन्यू डेफिसिट. रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट. देखो, जब भी डेफिसिट होगा तो याद रखना इट विल बी एक्सपेंडिचर माइनस रिसीप्ट. कभी भी रिसीट माइनस एक्सपेंडिचर नहीं होगा. आमतौर पे हम लोग क्या कहते हैं? रिसीट माइनस एक्सपेंडिचर. लेकिन जब भी हम डेफिसिट की बात करेंगे तो इट विल ऑलवेज बी क्या? एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट. तो व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट? इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस, बोलो क्या? रेवेन्यू रिसीट. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट. क्लियर है ये? अच्छा, एक और फॉर्म ऑफ डेफिसिट होता है कॉल्ड एज फिस्कल डेफिसिट. सर फिस्कल डेफिसिट माने क्या? फिस्कल डेफिसिट का मतलब आप टोटल एक्सपेंडिचर ले लो और टोटल रिसीप्ट ले लो. सर ये तो बजट डेफिसिट होता होगा ना. ये क्या होता होगा? बजट डेफिसिट. टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट. लेकिन इन रिसीप्ट्स में बोरोइंग्स मत लो. क्या मतलब? बोरोइंग्स मत लो. देन इट विल बी कॉल्ड एज क्या? फिस्कल डेफिसिट. अब अगर हम कहें कि रिसीप्ट कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो क्या कभी भी सरकार ऐसा बजट बनाएगी जिसमें कहेगी कि हमको मिलेगा कम, हम खर्च ज्यादा करेंगे? वो बताएगी ना कहीं से तो हमको पैसा आएगा बोरो करके.
तो होता क्या है, सरकार एक बैलेंस बजट तो बना देती है, वो कह देगी कि अच्छा हम 1,000 का खर्च करेंगे और 800 रुपए की रिसीप्ट करेंगे, 200 रुपया उधार पे लाएंगे, तो ऐसे तो मैच खा गया। लेकिन असल में तो हमको पता है कि 200 रुपया उधार से आएगा, कम तो पड़ रहा है ना पैसा। तो वो कितना पैसा कम पड़ रहा है, कितना हमको बोरो करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो हमको कहां से पता चलता है, फिस्कल डेफिसिट से। किससे पता चलता है, फिस्कल डेफिसिट से। तो फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। क्या कहेंगे, इट इंडिकेट्स, बोलो क्या, बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की बोरोइंग रिक्वायरमेंट को इंडिकेट करता, समझ गए। अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू सिग्मा बोरोइंग्स, यानी सम ऑफ बोरोइंग्स। आपको पता है सरकार कहां कहां से बोरो कर सकती है, सम ऑफ, गवर्नमेंट पब्लिक से बोरोइंग कर सकती है, अपनी आम जनता से। वो कहेगी कि भाई मेरे को पैसा दो, वो ट्रेजरी बिल्स वगैरह के थ्रू बोरोइंग करती है। प्लस बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, वो आरबीआई से बोरोइंग कर सकता है। प्लस बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, या हम इसको शॉर्ट में लिख दें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से भी बोरोइंग कर सकता है, जैसे यूएन से, वर्ल्ड बैंक से, ठीक है, बेसिकली वर्ल्ड बैंक से, इनसे बोरोइंग किया जा सकता है। तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या, फिस्कल डेफिसिट का मतलब कि क्या टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग रिक्वायरमेंट, एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग्स। तो ये हमको दिखाएगा क्या, कि कितना पैसा कम पड़ रहा है, कितना हमको बोरोइंग करना पड़ेगा। तो फिस्कल डेफिसिट का एक और फॉर्मूला होता है जो कि आपके एमसीक्यूज में पूछा जाता है, इट विल आल्सो बी इक्वल टू सम ऑफ बोरोइंग्स। एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ बोरोइंग, वो पब्लिक से बोरोइंग कर सकता है, और किससे बोरोइंग कर सकता है, आरबीआई से बोरोइंग कर सकता है, और किससे बोरोइंग कर सकता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से बोरोइंग कर सकता है। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यहां तक की बात क्लियर है सबको। चलो नंबर 3, थर्ड होता है प्राइमरी डेफिसिट। हम लोग कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। बोलिए क्या, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 400 है, रेवेन्यू रिसीप्ट 500 है, या 500 नहीं, 300 है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 450 है, और कैपिटल रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट
ये कैपिटल रिसिप्ट इंक्लूडिंग बोरोइंग्स है, इंक्लूडिंग बोरोइंग्स है। ये 520 है। बोरोइंग इंक्लूडेड अबव, जो बोरोइंग्स ऊपर जुड़ी हुई है वो कितने की है? 80 की। ठीक है। और जो इंटरेस्ट पेमेंट है दैट इज इक्वल टू 15। ठीक। अब देखो हमको क्या फाइंड करना है, हमको सारे प्रकार के डेफिसिट फाइंड करना। फाइंड ऑल टाइप्स ऑफ क्या चीज? डेफिसिट। सारे टाइप ऑफ डेफिसिट आपको फाइंड करना है। देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बजट डेफिसिट। क्या होता है बजट डेफिसिट? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस क्या? टोटल। इट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। बताओ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 400 प्लस 450, 400 प्लस 450 यानी 850 माइनस टोटल रिसीव्ड क्या हो गया? 300 प्लस 520, 300 प्लस 520, तो ये कितना हो गया? 850 माइनस 820 इक्वल टू कितना? 30। ये क्या हो गया बताओ? बजट डेफिसिट। अब मेरे को क्या निकालना है? फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में यही निकालते वक्त हम क्या करेंगे? टोटल एक्सपेंडिचर तो लेंगे लेकिन टोटल रिसीप्ट में क्या माइनस कर देंगे? एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो हाउ मच इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस हाउ मच इज टोटल रिसीप्ट? 300 प्लस 350, लेकिन इसमें बोरोइंग नहीं लेना यानी कितना माइनस कर दें? 80। तो ये कितना हो गया? 850 माइनस ये कितना हो जाएगा? 650 माइनस 80 कितना हो जाएगा? 570। तो अब बताओ ये कितना आएगा? 320। दिस इज क्या? फिस्कल डेफिसिट। क्लियर है ये? और फिर तीसरा बताओ क्या? प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालते हैं? इट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस, अच्छा पहले बताओ इंटरेस्ट पेमेंट किसका हिस्सा होता है? रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीप्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी इस बार हमसे कहा गया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या मत लो? इंटरेस्ट पेमेंट मत लो। जब फिस्कल डेफिसिट में बोरोइंग नहीं ले रहे हो तो एक्सपेंडिचर के अंदर में इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो उसका? तो इट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो कितना फिस्कल डेफिसिट है? 320 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट कितना है? 50, 20 था शायद, 15, अच्छा 1515। तो ये कितना हो गया प्राइमरी डेफिसिट? 305। अच्छा रेवेन्यू डेफिसिट अगर निकालना होता तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव। बताओ रेवेन्यू डेफिसिट कितना हो जाता? रेवेन्यू डेफिसिट कितना हो जाता? 400 माइनस 300। ये आया कि नहीं आया आप सबको? इसी के ऊपर
अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, इसके इम्प्लीकेशंस को सीखेंगे और इसके ऊपर के एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर के हमारा ये गवर्नमेंट बजट वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गया? पक्का ये चैप्टर आया आपको? आपके लिए इसके एमसीक्यूज एक होमवर्क के तौर पर भी है। नेक्स्ट क्लास में ही जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर, तो प्लीज कहना मत कि हमने बताया नहीं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक टेस्ट भी सर्कुलेट करेंगे फिर इसका, राइट आफ्टर दी क्लास, उसको करना भी है आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।